नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो टॉपिक है चर्चा करने के लिए वो है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब जनधन योजना को 8 साल साथियों क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और निर्मला सीतारमन यानी जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट क्या जारी किया गया है? स्टेटमेंट यह जारी किया गया है कि उनका यह कहना है कि 67% से भी ज़्यादा ग्रामीण लोग जो है बैंक की सेवा से जुड़ चुके हैं। तो क्या है पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्यों इसे शुरू किया गया था, क्या है उसका उद्देश्य, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, योजना उनका पार्ट है, तो उनका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आपके साथ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, क्योंकि इसे हो गए हैं 8 साल पूरे। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। द प्रिंट के अंदर में भी साथियों आया हुआ था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं और एक नया माइलस्टोन इसने क्या किया है, अचीव कर लिया है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी चर्चा कर दिया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं। तो क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना? जैसा कि आपको दिख रहा है, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डेट इज नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, सो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो आपका क्या है, एक तरह का नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसका जो एम था एक तरह से यही है कि हम क्या कर सकें, फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकें। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन तमाम तरह की जो फैसिलिटीज होती हैं जिसको हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं, उसको कम दाम पे यानी अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल करा सकें जो भी आपके पुअर लोग हैं, चाहे वो किसान हो जाएं या फिर आपके बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल्स हो जाएं, श्रमिक वर्ग हो जाएं। इसका उद्देश्य था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आप वर्ड सुन रहे हो ये क्या है, जैसा कि आप ये वर्ड का हिंदी में नहीं देखोगे तो इसका मतलब होता है वित्त समावेश करना। वित्त समावेश का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे बगल वाले के पास पैसे हैं, उसके बगल वाले के पास पैसे हैं, जो मेरे सामने रहता है उसके पास पैसे हैं, तो उन सभी के पैसों को एक जगह एकत्रित करना का ही हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। तो इसमें यही उद्देश्य था कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें लोअर कॉस्ट पे, क्योंकि क्या होता है ना कि जो आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हो, चाहे वो तमाम तरह की ऑनलाइन पेमेंट्स इस्तेमाल करते हो, उसका जो कॉस्ट होता है वो हाइयर होता है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो उस पर जीएसटी कट जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर आप तमाम तरह के जो टैक्स होते हैं उनको आप देख सकते हो। जब भी आप पेमेंट करोगे बैंक चार्जेस काट लिए जाते हैं। तो किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं, गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, श्रमिक वर्ग के पास इतने पैसे नहीं हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरुआत किया गया, ताकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हो वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल करा सकें हम किसको, गरीब लोगों को। ओके, तो मैंने बता दिया साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो वर्नेबल सेक्शन है आपके ग्रुप के या वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके पैसे को एक जगह एकत्रित करना, ताकि क्या हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और साथ ही साथ अगर उनका पैसा बैंक में रहेगा तो सिक्योर रहेगा, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे इसके तमाम फायदे हैं, मैं अभी आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। तो इसका बेसिक टारगेट क्या था, क्यों शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को? तो इसका सबसे पहला वन ऑफ द बेसिक टारगेट था कि एक बेसिक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आप देखो कि जो ठेले वाला है, जो रिक्शा चला रहा है या फिर जो मजदूरी कर रहा है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था पहले, क्योंकि उन्हें ये सब सिस्टम से डर लगता था। उन्हें लगता था कि अभी भी ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, चैलेंजेस हैं, अभी चर्चा करूंगा आपके साथ। बट इसमें जो मेन बातें थी कि सरकार का उद्देश्य था यहाँ पे कि क्यों ना सबसे पहले एक सेविंग अकाउंट हो सके जो एकदम क्या हो, कम से कम पेपर में खुले और जीरो बैलेंस जीरो चार्जेस वाले अकाउंट वाली फैसिलिटी हो। क्योंकि आप आज जितने भी बैंक देख रहे हो उसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ठीक है साहब,
क्योंकि अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलोगे तो वो आपको खोलने ही नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करना होगा। और अगर आपने अकाउंट खोल लिया तो आपको प्रति मंथ प्रति ईयर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, चाहे वो 20 रुपया या 15 रुपये कुछ चार्जेस लगते हैं। साथ ही साथ अगर आप एटीएम का इस्तेमाल उनका नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके लिए वो एनी टाइम 24/7 एटीएम खड़ा रखे हैं, उसका भी वो चार्जेस काटते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब देखो जो लोग मिडिल क्लास से हैं या फिर अपर क्लास से हैं, उन पे तो इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 15 रुपये की बात है या 30 रुपये की बात है, ऐसा पर्सनली मत लेना, फर्क तो भाई सबको पड़ता है, 15 रुपये हो या 1 रुपया या 2 रुपये, किसी का ऐसे ही जाए तो वो नुकसान उनको ही होता है। बट गरीब के लिए ना 30 रुपये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा। आप कभी करीब से देखना उन्हें, उनके लिए ना 10 रुपया ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ओके, जैसे आप लोग बोल सकते हो मे बी कि चलो 10 रुपीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं दिखता, लेकिन उनके लिए 10 रुपीज़ भी ना 100 रुपये बराबर दिखता है उनको। ओके, उनके लिए इतना अहमियत है। तो उनके ऊपर अगर बैलेंस चार्जेस काटी जाएंगी कि आपका अकाउंट खुला लिया, अब उसके ऊपर में जो पैसे, एक तो आप बोले इंटरेस्ट दोगे, ऊपर से तमाम तरह के चार्जेस काट लेते हो, तो इससे क्या होगा, लोग जो है अपना अकाउंट खोलेंगे ही नहीं आके। इसलिए सरकार का पहला उद्देश्य था कि जो भी बेसिक सेविंग अकाउंट हम लोग खुलवाएं उसके ऊपर में जीरो बैलेंस और जीरो चार्जेस वाला अकाउंट हो, यानी कोई भी तरह का अगर बैलेंस किसी के पास ना भी हो तब भी वो अकाउंट खोल सके। ओके, क्योंकि देखो सबसे पहले ना इसको मैं ऐसा नहीं कि कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हो ना आप लोग, तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। अब कल को आप आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए, तो अब जाके कैसे लोगों को समझाओगे ये चीज़ों को? तो लोगों को आप तब समझा सकते हो ना जब आप खुद ही उस चीज़ को ठीक से समझोगे। ओके, तो देखो, अगर आपको ये लगता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में अगर कोई अकाउंट कोई खुलवा ही लेगा तो क्या फ़ायदा होगा? देखो साथियों, अगर अकाउंट पहले खुलवाएगा तो हो सकता है फ्यूचर में वो पैसे रखें। पहले खुलवाओ तो अकाउंट, अगर उससे लगेगा कि नहीं नहीं घर में पैसे सेफ नहीं है, चोरी होने का डर है, मेरा घर खपड़े का है तो चोरी होने का डर है, तो क्या करूं, इतने सारे पैसे को क्या करूं, बैंक में जमा कर दूं, उससे सिक्योर रहेगा। तो इस चीज को देखते के साथ सरकार का उद्देश्य था कि सबसे पहले अकाउंट तो खोलने दो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, उसके बाद सिक्योरिंग करना अनसिक्योर से। अब पैसे पड़े हैं, कल को पैसे पड़े हैं, ना इकोनॉमी में इस्तेमाल हो रहा है, ना उनको उनका कोई बेनिफिट दिख रहा है, वो बस जाके गोदरेज में पड़ा पड़ा है, ना इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है उस पैसे का, तो उससे इकोनॉमी को नुकसान, साथ ही साथ उस आदमी को नुकसान, ना उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे अल्टीमेटली सबको नुकसान हो रहा था। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि पैसे के साथ साथ जो पैसा सिक्योर हो उससे इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। इसमें जो हम लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं वो होना चाहिए स्वदेशी। ये नहीं कि हम कोई विदेश की कंपनी का कार्ड इस्तेमाल करें जिसपे एकदम होता है ना चार्जेस वगैरह कटे, तो ऐसा नहीं हो, एकदम स्वदेशी हो। इसके साथ साथ इसमें फ्री एक्सीडेंटल कवरेज दे सकें 2 लाख तक का, कि कुछ हानि हो जाती है तो उसका भी कवरेज मिले। साथ ही साथ फंडिंग द अनफंड, यानी क्या है यहाँ अनफंडेड का मतलब क्या है साथियों, कि अगर पैसे एक जगह आएंगे, अब मान के चलो सबके पैसे एक जगह हैं, तो सरकार जगह जगह पे जाके फंडिंग भी कर सकती है। अब पैसे आएंगे तब ना कहीं फंडिंग होगी, तब ना इकोनॉमिक फ्लो होगा। या फिर अगर उन्हीं को पैसे देने हैं, अगर उनके ऊपर, अगर मान के चलो 10 लोग ने अकाउंट खोलाया एक्स बैंक में, अब वो 10 लोग एमएसएमई के किसी स्कीम के अंदर में एलिजिबल है, ठीक है साहब, ठीक। अब सरकार चाहती है उन तक पैसे पहुंचाना, तो पैसे पहुंचाएगी कैसे? बड़ा सवाल है कि पैसे पहुंचाएगी कैसे। ना तो अकाउंट है भाई, जाऊंगा पैसे अगर हो सकता है दूं, लेकिन करप्शन के कारण पैसे उन तक पहुंचे ना, फिर वो हड़कम मचाएंगे, हाय हाय करेंगे, फिर सरकार भी गिर सकती है। तो क्या किया जाए? सबसे अच्छा फैसिलिटी है अकाउंट खुलवाओ, डायरेक्ट करेंगे, डीबीटी करेंगे। क्या करेंगे? डीबीटी करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। उनकी जो भी सब्सिडीज होगी, उनके जो भी फायदे होंगे, हम सीधा उनको अकाउंट में पहुंचाएंगे। ये इसीलिए फंडिंग द अनफंड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया। आशा करता हूँ आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो इसका भी करंट स्टेटस क्या चल रहा है साथियों? करंट स्टेटस जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 8 साल पूरे हो गए हैं, तो इसमें ये हम लोग ने देखा कि लगभग आप इसने 46.25 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खोल लिए हैं, 5.31 से ज़्यादा लाख तक इसमें बैंक जुड़ चुके हैं, बैंक सर्विसेज जुड़ चुके हैं, 1,73,954 करोड़ रुपया तक लोगों ने पैसे जमा कर दिया है। तो सोचो कितना ज़्यादा इसमें पैसे जमा हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो क्या गरीबों को इनका फ़ायदा मिलता? नहीं मिलता। साथ ही साथ
ये देखा जा रहा है कि लगभग जो आपका 66.8% लोग हैं वो रूरल या सेमी अर्बन जगह से हैं, जो अकाउंट खुलवा रहे हैं बैंक के अंदर में जाके। सोचो ये कितना, गांव में पहले बैंक के बारे में सोचना एक तरह से ड्रीम ही था कि हाँ गांव में कहीं बैंक होगा, लेकिन नो, द सिचुएशन इज चेंजिंग नाउ इट इज ओके। तो इस पीएम जो आपका पीएम जनधन योजना है उसका 66.8% जो हिस्सेदारी है वो किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के इसमें हिस्सेदारी है। ओके, सो आप देख सकते हो कि 11 अक्टूबर 2019 के अंदर में जो विलेज थे जहाँ पे बैंक अकाउंट बैंक्स अवेलेबल नहीं थे, वो धीरे धीरे नंबर कितना कम हो चुका है। अब लगभग 143 विलेज हैं जहाँ पे अभी भी बैंक नहीं है। लेकिन आप समझते हो कि 10,000 से भी ज़्यादा बैंक के, मतलब यहाँ पे समझो कि 10,000 से भी ज़्यादा गांव में बैंक की सर्विसेज को खोलना इज सच अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द गवर्नमेंट, और वो उन्होंने कर दिखाया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्कीम के कितने सारे फायदे हैं, और आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना कॉपी के अंदर में फ्रेम करके, क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसे राइटिंग करने समय आप कितना लंबा लिख सकते हो या कितना उसे एकदम डाटा से दिखा सकते हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब लिखिए, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मतलब होता है ना उसमें मिर्च मसाला टाइप। मिर्च मसाला का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दें, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर लिखने की कोशिश करें कि क्या चेंजेस आ रहा है, स्कीम के फायदे आपको जोड़ के बताने हैं एट द एंड लोगों से, कि क्या लोगों को फायदा हो रहा है, इनका सरकार को क्या फायदा हो रहा है, इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है, ये सब फायदे आपको लिखने हैं। इसीलिए बोलता हूं आंसर राइटिंग प्लीज कीजिए, अभी से कीजिए अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो वीक में एटलीस्ट एक बार दो बार जरूर आंसर राइटिंग कीजिए, ताकि आप देख सको कि आपके क्या प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, ये चीजें आप क्या करो फाइंड कर सको। ओके, सो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है साथियों। अकाउंट जो खुला है लगभग मैंने आपको बताया कि कितना 46.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें अकाउंट खोला है। उसमें यह देखा गया कि 50.6% से जो ज्यादा है वो किसका अकाउंट, महिला का अकाउंट है। तो ये डेटा जो है साथियों, ये 10 अगस्त 2022 तक का डेटा है। सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है नंबर से भी बढ़ रहा होगा 10 अगस्त के बाद से, लेकिन अभी ये 8 साल इसके पूरे हुए ना, तो इसलिए 10 अगस्त का एक लास्ट डेटा लिया गया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट साथियों, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर वुमेन जा रही है अकाउंट खुला रही है तो इसका मतलब उनको जो है अपना हक मिल रहा है। ये देखने को साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है हम लोग को कि अगर 100% लोग यहाँ अकाउंट खुला रहे हैं तो उसमें 55% से ज्यादा तो महिलाएं हैं। तो ये कितना खुशी का बात है हमारे लिए। ओके, सो इसके क्या क्या फायदे हो रहे हैं पीएम जनधन योजना के। फायदे साथियों यही है कि कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री रुपए डेबिट कार्ड आप लोग को मिल रहा है, उस पर भी एक्सीडेंटल वारंटी भी है 2 लाख की। साथ ही साथ इसमें पेंशन फैसिलिटी, माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटी और तमाम तरह की फैसिलिटीज जो है साथियों भारत सरकार के द्वारा यहाँ क्या की जा रही है, दी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं साथियों, तो 31.94 करोड़ तक कैशलेस इकोनॉमी बन चुकी है इसके आने से। बहुत ज्यादा फायदा है। इसके ऊपर में जो ऐप काम कर रहा है भारत सरकार का, वो कौन सा कर रहा है, जनधन दर्शक ऐप। ओके, ये ऐप काम कर रहा है। इसमें आपको एटीएम सर्विसेज मिलती है, बैंक मित्रास, बैंक ब्रांचेस एंड पोस्ट ऑफिस, तमाम तरह की चीजें मिलती है। साथ ही साथ ये ऐप आपका प्ले स्टोर और आईफोन के भी स्टोर पे अवेलेबल है। तो पीएम जनधन योजना साथियों 6 पिलर पे काम करता है। तो 6 पिलर कौन कौन से आइए जानते हैं आपके साथ। तो पहला पिलर है यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंक सर्विसेज, यानी जो यूनिवर्सल एक्सेस है, जैसे अभी इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन पूरे विश्व भर में हो इंक्लूडिंग इंडिया। तो पहला पिलर पे इसका काम करना। क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट गारंटी फंड, यानी जो क्रेडिट स्कीम्स है वो भारत सरकार का लाभ इसमें मिल सके बैंक के माध्यम से, यानी सब्सिडीज वगैरह जो है वो आपको मिल सके। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जो भी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। पेंशन सिस्टम होना चाहिए। एक बेसिक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम 10,000 से ज़्यादा की प्रोवाइड करें, यानी अगर कोई किसान है उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो 10,000 से भी ज़्यादा क्या कर सके, 10,000 से ज़्यादा नहीं, सॉरी, अप टू 10,000 उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है सेविंग अकाउंट पे। जब माफ कीजिएगा, जबकि आपको ये जानकारी होगी साथियों कि ओवरड्राफ्ट वाली जो फैसिलिटी है, ओडी फैसिलिटी है, वो सिर्फ करंट अकाउंट के ऊपर में दी जाती है बिजनेसमैन को। लेकिन सरकार का ये उद्देश्य था कि हम सेविंग अकाउंट खोलाएं तो यहाँ तक कि 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकें, किसको, जो भी गरीब लोग इस अकाउंट को खुला रहे हैं। एक तरह का माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकें जो आने वाले समय में उन्हें क्या हो, लाभकारी हो।
तो ये सब चीज़ें थी साथियों, इसलिए मैंने चर्चा कर दी। तो 8 साल पूरे हो गए हैं आपके पीएम जनधन योजना की। तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि 8 साल पूरे हो गए हैं। इसका दूसरा नाम नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेश। इसका उद्देश्य था कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं तमाम बैंकों के द्वारा, वो सारे सर्विसेज गरीब लोगों तक पहुंचे, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में, एक टेक्नोलॉजी पहुंच सके। साथ ही साथ जो वर्नेबल सेक्शन, वीकर सेक्शन है, जिनके पास कोई अकाउंट भी नहीं होता, वो भी उनको मिल सके। इससे सरकार तमाम तरह की फ़ायदे का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे फ़ंड को जुड़ा सकती है, उसके बाद सिक्योर कर सकती है उनके फ़ंड को, डीबीटी कर सकती है। ओ माय गॉड, माइक इज कॉल्ड ऑन। ओके, सो डीबीटी कर सकती है और तमाम तरह के फ़ायदे सरकार जो है किसको दे सकती है? सरकार दे सकती है आपका गरीब लोगों को। इसमें 55.6% से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं और तमाम तरह के फ़ायदे जो मैंने सारी चर्चा कर दी है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेंस का क्वेश्चन ये रख लूँ कि इसमें आप बताओ कि सिग्निफिकेंस क्या है। इतने सारे सिग्निफिकेंस लिखे हैं मैंने, वो भी आप जाकर एक बार रीड करके फिर से सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। कि सिग्निफिकेंस आपको बताना है 3 फेज में। पहला बताना है कि पीपल, इसमें पीपल यानी लोगों को क्या फ़ायदा है, उसके बाद गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है और उसके बाद इकोनॉमी को क्या फ़ायदा है। ये तीनों फायदे आपको बताने हैं। दूसरी बात, इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि आपका लगभग मैंने कितना बोला 140, एक मिनट, हाँ 143 बैंक जो है अभी भी गांव जो है इसमें नहीं जुड़ पाए हैं। तो एक चैलेंजेस है कि अभी भी लोग नहीं जुड़ पाए, क्योंकि देखो बैंक ना बहुत सारे सिस्टम पे डिपेंड करता है, वेदर इट इज़ इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पे बैंक क्या है डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कोलैप्स हो रहे हो और वो कोलैप्स अलग कारण से हो रहे हो, तो वो कारण ढूंढने हैं आपको, उस कारण को फ्रेम करना है 250 वर्ड्स में। आपको सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस दोनों लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर लिखिएगा। अब जिन्हें नहीं लिखना भाई, उनके पास तो मेरा कोई उपाय नहीं है, टाइम काट सकते हो आप। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, फिर कमेंट बॉक्स में आके मत लिखना कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है जब से ये लॉन्च हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर लेना। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।